बट अपने कैमराज ऑन कर लो। अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। वही पुरानी क्लास है, वही पुराना स्कूल है। नथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट सम डेज हैव पास्ड। देख लीजिए तब तक जो भी डाउट्स आपने लेने हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 या 6 तक आज हमने डिस्कस करना है। आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी 2 दिन जो है हम ऐसे डाउट क्लियरिंग में ही रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6। ईशा ठाकुर, संजना, सतवीर, सिमरनदीप, अर्श गिल। देख लीजिए तब तक जो भी डाउट है किसी के, किसी ने पूछना है कुछ भी, अपने अपने क्वेश्चन देख लीजिए। अभी इस क्लास के बाद मैं आपको जो हमारा स्कूल का ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, उस पर एक लिंक सेंड करूंगा बेटा। उस लिंक से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने वो 3 जुलाई से जो एग्जाम देने हैं वो कैसे देने हैं। उसमें आपको एंट्रीज फिल करनी है, पहली बात। दूसरा, उसमें जो सेक्शन होगा वो एमसीक्यू का होगा। तो एमसीक्यू में मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, एक ही क्वेश्चन रखा है बस, क्योंकि एमसीक्यू तो आपको पता ही है सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद सुन ले ध्यान से, उसमें जो थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड सेक्शन आएगा, उसमें लिखा होगा ऐड फाइल। तो ऐड फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन होगा कि या तो आप लैपटॉप या टैबलेट जिस पे भी हैं या मोबाइल पे, या तो अपने आंसर को टाइप कर दें और उसे सबमिट कर दें। टाइप करने के बाद सेव कर लें। जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है या कोई और सा है, कोई भी वर्ड पैड है या कोई और है, तो आपकी जो वर्ड फाइल बन जाएगी, आपकी जो वर्ड फाइल, एक मिनट एक्सक्यूज मी, आपकी जो वर्ड फाइल बन जाएगी बेटा, उस फाइल को आप अपलोड कर दें। या सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आप एक रजिस्टर लेके बैठेंगे, आप अपने आंसर को लिख लेंगे उस पर, रजिस्टर पे जैसे लिखते हैं कॉपी पे, और उसके बाद उसका एक फोटो क्लिक करेंगे। और हम सबको पता है कि जैसे ही हम फोटो क्लिक करते हैं वो गैलरी में सेव हो जाता है। तो जब आप अपलोड में जाएंगे तो वहां पे गैलरी का ऑप्शन आएगा। गैलरी में वो पिक्चर आपको शो हो जाएगी, उस पिक्चर को आप अपलोड कर दें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप पहले अपनी एंट्रीज फिल करें, सेकंड सेक्शन पे पहुंचे, जो भी आपने 50 में से क्वेश्चन, जो भी क्या सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं, वो सब क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक्सक्यूज मी। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन, अब शिट, चलिए, जो भी क्वेश्चन आपने, जस्ट एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा प्लीज। जो भी क्वेश्चन आपने उसमें सेलेक्ट करना है वो अटेम्प्ट कीजिए 50 क्वेश्चन। उसके बाद आप जल्दी से ना थर्ड सेक्शन पे आ जाइए। 3 घंटे का पेपर होगा, तो 50 क्वेश्चन आई थिंक आप 60, 65, 70 मिनट्स में कर लेंगे। 15 मिनट आपको, मतलब 3 hours 30 minutes मिलेंगे ना आपको, तो आप उसमें से 30 मिनट्स में या 1 hour 30 minutes में अपना सारा कुछ जितना भी है कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो लास्ट के 2 hours बचेंगे, वो 6 के 6 क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाई देंगे लिखे हुए। उन क्वेश्चन को या तो नोट कर लें आप अपनी कॉपी पे, एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन ऊपर नोट कर लें, नीचे उसका आंसर लिखें,
तो आप जब 6 के 6 आंसर लिख चुके, जब आपने सारे आंसर लिख लिए, उनकी पिक्चर आप खींच लें और फिर दोबारा से अपने टेस्ट पे जाएं, 51 पे सेलेक्ट करें, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आएगा, गैलरी होगी, 51 जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट करके वहां अपलोड कर दें। फिर 52 पर जाएं, सेम, 53, 54, 55, 56 ऐसे करें। आप ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐप, बहुत सारे ऐप होते हैं, बल्कि ज्यादातर जो मोबाइल होते हैं, हमारे यहाँ नंबर 1 ब्रांड कौन सी है मोबाइल की आजकल, वैसे तो ये कहना देशद्रोह है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, MI या Xiaomi जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, वो है हमारी नंबर 1 ऐप। तो उसके जितने भी मोबाइल हैं MI के, सब में स्कैनर होता है, अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसे उस पिक्चर पे ले जाओ, स्कैन कर, वो PDF बना देगा। जब वो PDF बना देगा, जब वो PDF बना देगा, फिर आप उसे अपलोड कर दें। यानी कि आप लिख के, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो लिख के अपनी फाइल को वर्ड में सेव कर लीजिए, उसे अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर खींच के अपलोड कर सकते हैं, सॉरी, और PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास आएंगे बेटा, तीनों ऑप्शन आपके पास आएंगे, ठीक है। अब आप जो भी जैसे भी करें उसे कर लीजिएगा, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा उसे, सभी को आई विल एडवाइस, और जो इस क्लास में नहीं है वो अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि ऐसे उसे ट्राई करें। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें, मुझसे पूछ लें, ये ना हो कि 3 तारीख को आप घबरा जाएं, फिर आप जल्दी से फोन करें, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर मुझे तो सारा पता था। ये जैसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ना, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि सर मुझे तो सारा पता था। तो वो सारा जो पता है उसे यूज करना है आपने, और इस जो आज मैं टेस्ट उसका लिंक भेजने वाला हूं उस पर आपने अप्लाई करना है, उसे ट्राई कीजिए। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आज उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ नहीं पता अभी भी। CBSE ने आपको पता है क्या कहा है, CBSE ने कि जो पहले वाले पेपर थे उन्हीं के मार्क्स हम एवरेज ले रहे हैं इस साल। अभी इतना हमारा कोर्स निकल गया है, तो क्या पता CBSE क्या कर दे आने वाले टाइम में। मुझे पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है आफ्टर टॉकिंग टू सम टीचर्स कि आपका MCQ का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपके 20 या 18 की जगह 25, 35, 40 या 50 क्वेश्चन भी अब MCQ के आ सकते हैं अगले साल जो आपका बोर्ड का एग्जाम है। ऐसा हो सकता है, ये मत कहना कि वका सर ने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी तुम क्लास लगवा दो। ऐसा हो सकता है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन। ऐसा हो सकता है कि जो MCQ का प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाए आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं पहले, वो अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि उसे जरूर ट्राई करें। और अपने अपने कैमराज ओपन कर लीजिए। किरणदीप, ये कौन सी किरणदीप आ गई यहाँ पे? अच्छा, किरणदीप कौर है। अर्श गिल, फिर तुम बाद में कहते हो नहीं सर मेरा तो कैमरा ओपन था। अनमोल भाटिया, तो तुम इतने अनमोल हो फिर भी तुम कैमरा ऑन नहीं कर रहे अपना, ऑन करो कैमरा जल्दी से। चलिए बेटा, किसी के क्वेश्चन हैं तो जल्दी से टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, या यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है हमने। देखिए चैप्टर नंबर 1 में अपनी बुक्स और नोट्स ओपन कर लीजिए। मैं टॉपिक्स देखता जा रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा होगा? स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो अब किताब खोलनी स्टार्ट की है। नोट्स अपने सामने रखो। सरबजीत सिंह, लेटे हो बेटा? तुम लेट के पढ़ रहे हो? बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। हम यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं सुबह 9 बजे से, तुम लेट रहे हो आराम से मजे में, जैसे ठाकुर के सामने डांस कर रहा हो कोई। सीधे बैठ जाओ जल्दी से। चलिए, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए। चलिए, ये तो बाद में आएगा, ठीक है, बता देंगे बेटा। और कुछ? तो देखिए बेटा, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखिए, नोट्स में देखिए अपने। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो देखिए बेटा। एक एक करके टॉपिक पढ़ते चले जाओ आप। कोई पूछना है तो मुझे पूछ लो, वरना फिर मैं सारा का सारा डिस्कस करूंगा। पढ़ा तुमने अभी कुछ है नहीं, वैसे आपकी शक्लों से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है अभी।
हॉलीडे के मूड में है अभी भी सब, जो कि कल खत्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन पूछो भाई, ऐसे ही कहें हम उसमें आ गए दावत में। हाँ जी, बताओ दिया, अनम्यूट करो बेटा। सर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक आपने क्वेश्चन डाला था हॉलीडे होमवर्क में, जी जी। एक्सप्लेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो उसके अंदर चारों सेक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं कि सिर्फ दो करेंगे मेन, और चारों कौन 1 से मार्क? बेटा? सर एक्सप्लेन नहीं होगा। फॉरेन अगर अगर 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन है बेटा, तो हमने सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना, सिर्फ उसके हेडिंग्स लिख देने हैं हमने। 1 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ उसके हेडिंग्स लिख देने हैं हमने। मतलब वी राइट द हेडिंग्स ऑफ ऑल द यस 4 यस, ऑल सेक्टर्स। द 4 सेक्टर्स, नेम ऑफ ऑल द 4 सेक्टर्स बेसिकली। ओके, थैंक यू अगर सर। अगर 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है। और बताइए। और बताओ भाई, नहीं बता रहे? चलो तो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो होगा। उसमें से कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से, मैं टॉपिक्स के नाम लेता जा रहा हूँ। कुछ पूछना है इसमें से? स्टॉक क्या होता है? व्हेन एन इकोनॉमिक वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो व्हेन इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन दसुहा एंड जालंधर, ये स्टॉक है या फ्लो है? डिस्टेंस बिटवीन दसुहा एंड जालंधर, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि मनप्रीत सिंह जाएगा तो वो 60 किलोमीटर हो जाएगा और सतवीर सिंह जाएगा तो वो 70 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। वो 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर ही रहेगा। दैट मीन्स वो स्टॉक है या फ्लो है? तो स्टॉक है। जो चीज फिक्स रहती है वो स्टॉक होता है। फ्लो जो चेंज होती रहती है। सबकी अलग अलग ऑटोमोबाइल होते हैं, सबके पास कोई कितने का माइलेज दे रहा है, कोई कितने का माइलेज दे रहा है, तो सबका पेट्रोल का जो कंजम्पशन है सेम डिस्टेंस में अलग अलग होगा, वो फ्लो हो जाएगा। चलिए खैर, और बताइए, स्टॉक एंड फ्लो में पूछना है किसी ने? कुछ नहीं पूछना है, कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसके बाद बेटा देखिए, हमने कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अस डायरेक्टली, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं। लाइक ऑल द मशीनरी, वो कैपिटल गुड है। और जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये टैबलेट है आप सब लोगों के पास, ये कंज्यूमर गुड है। और इस लैपटॉप या मोबाइल को बनाने में जो मशीनरी यूज हुई है वो कैपिटल गुड है बेटा। क्लियर? उसके बाद चलते हैं और आगे। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होंगे। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are ready to be consumed, और intermediate goods which do not cross the boundary of production। देख लीजिए अपने नोट्स में, और भी एक्सप्लेनेशन होगा, मैं सिर्फ एक ब्रीफ पॉइंट बता रहा हूं आपको। शिवम एमजे, बेटा तुम्हारा कैमरा ऑफ है। अनमोल भाटिया ने फिर ऑफ कर लिया कैमरा। बेटा तुम भूल गए 1-2 महीने बाद स्कूल खुलने वाले हैं। नोट कर रहा हूं मैं सबको, चिंता मत करो। जुलाई आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आना तुमने कहाँ पे है? हाजीपुर रोड दसुआ। इसलिए सोच समझ के व्यवहार करें, जो भी व्यवहार आप कर रहे हैं इसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, यानी कि जिम्मेदार। नोट कर रहा हूं मैं सभी को। चलिए बेटा, तो इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, इनमें से पूछना है किसी ने कुछ? नहीं पूछना है। चलिए, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो या आप हैंड रेज कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। नहीं पूछना है अभी इनमें से, जितना मैंने बताया नहीं पूछ रहा है कोई कुछ। चलिए और आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे 3 मेथड्स थे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें देख लीजिए फॉर्मूले लिखे होंगे आपके सामने। कोई फॉर्मूले में अगर चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, जैसे इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कौन बताएगा? ध्यान से कौन पढ़ रहा है? सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं वैसे तो। हाँ, रजिस्टर के पेज पलटने लगो मेरे देखते ही ना। सही है। इनकम मेथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं?
किससे पूछें? ये पूछते हैं, ढूंढ लो पहले कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढ लो, देख के ही बता देना मुझे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। इनकम मेथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ये बताएगा अनमोल भाटिया। भाटिया जी अनम्यूट करो। सीओई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सीओई। अच्छा गुड मॉर्निंग। सीओई के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 बेटा। सीओई के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओएस एंड मिक्स इनकम। ओके बेटा, चलिए थोड़ा बहुत ठीक बता दिया अनमोल ने, वेरी गुड बेटा। अभी से थोड़ा सा करेक्ट कौन करेगा? इसे करेक्ट करेंगे आदित्य कपिला। आदित्य एक तो अपना कैमरा ऑन करो और माइक भी अनम्यूट करो अपना। आदित्य कपिला। अनम्यूट करो भाई। हमारी आवाज सुनने में असमर्थ है शायद वो। असमर्थ तो नहीं है लेकिन ऐसा शो कर रहा है कि जैसे असमर्थ है। चलिए बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट सीओई नहीं करते, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी में क्या क्या होता है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई के 2 पार्ट होते हैं देखिए, वेजेस एंड सैलरीज और ट्रिपल एस, यानी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है साहब। उसके बाद ओएस होता है, ओएस के 4 पार्ट होते हैं देखिए, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। फिर प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हो जाते हैं देखिए, कौन कौन से? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। और एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है बेटा। तो जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो एनडीपी एफसी आ जाता है, जिसे डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम उससे कोई भी वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज एनएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, या कुछ और भी हमने कैलकुलेट करना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने सबसे पहले देखना होता है कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किस टाइप का, उसकी नेचर क्या है। 2 टाइप का होता है जनरली वो। एक होता है बेटा हमारा एक होता है नेट और एक होता है ग्रॉस। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो एनडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी में सिर्फ कॉपी में भी आप अपनी देखते रहिए। हाँ, जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एमपी का? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और एनडीपी एमपी का फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, जिस वजह से वो जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी में चेंज हो जाता है। रेस्ट रिमेन्स सेम। अब ये जो डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन है, इसमें भी अगर डोमेस्टिक के बाद फिक्स्ड लगा हो, देखिए ये बात मैंने लिखवाई थी अलग से, डोमेस्टिक के बाद अगर फिक्स्ड लगा है तो चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे। फिक्स्ड नहीं लगा है तो चेंज इन स्टॉक को प्लस नहीं करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद एनई नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है। नेट एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात आपको क्लास में बताई थी, अगर आपके याद हो तो, कभी कभी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में नेट इंपोर्ट गिवन होता है, हमने नेट एक्सपोर्ट लेना होता है। तो नेट इंपोर्ट की वैल्यू अगर गिवन है तो हम उसके साइन को चेंज कर देंगे बेटा। जैसे नेट एक्सपोर्ट हमने यूज करना है और नेट इंपोर्ट गिवन है 30, तो हम -30 यूज करेंगे। और नेट इंपोर्ट अगर -30 गिवन है तो +30 यूज करेंगे।
मीन्स बस एक बात याद रखिए, मैंने क्लास में स्पेसिफिकली लिखवाई भी थी आपको, मेरे याद है कि नेट इंपोर्ट अगर गिवन है तो हम उसके साइन को चेंज कर लेंगे। नेट एक्सपोर्ट यूज करना है, लेकिन नेट इंपोर्ट गिवन है तो हम उसके साइन को चेंज कर देंगे फॉर्मूले में लिखने से पहले। ठीक है, चलिए अब ऐसा करके आप जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, और उसके बाद आपने डेप एनएफआई और एनआईटी को यूज करके जो भी वेरिएबल हमसे पूछा गया है वो वेरिएबल हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? टाइप कर दें। नहीं है? चलिए उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप नोट्स देखते रहे अपने, उसमें सभी मैंने सीक्वेंस में लिखाया हुआ है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स में भी अगर आपके पास क्लास वाले ही नोट्स अवेलेबल हैं तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपको लिखाई थी। सेल्स या तो डायरेक्ट गिवन होगी, टोटल सेल्स इतनी है, या प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके भी आप टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, या डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स करके भी आप टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें मैंने वहीं व्हाइट बोर्ड पे एक साथ बनाई थी। प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या प्राइस एंड आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टोटल सेल्स आ जाएगी। फर्स्ट, टोटल सेल्स डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है। सेकंड, या आप डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स करेंगे तो भी आप टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देख लीजिए नोट्स में, देख लीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मिला? आपने नोट्स कहाँ लिखे हुए हैं उसके? चलिए अब आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लिया, जो कि जीवीए है। जीवीए एमपी होता है, लेकिन एमपी को हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो आपने जीवीए कैलकुलेट किया है, अगर आपके पास क्लास वाले ही नोट्स हैं तो वहां देखिए मैंने लिखाया था स्पेसिफिकली कि जो दूसरे दोनों मेथड में जीडीपी एमपी होता है, इस मेथड में वो जीवीए होता है। तो जीवीए जो है हमारे इस मेथड का, वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के जीडीपी एमपी के बराबर होता है। ठीक है बेटा? नहीं लिखा है तो लिख लीजिए अभी आपने। कोई चीज जैसे आपको लग रहा है कि मैंने नहीं लिखी पहले, मतलब आपने, तो अभी उसे लिख लीजिए साथ के साथ। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीपी एमपी होता है, इस मेथड में वो जीवीए होता है बेटा। ओके, चलिए अब आपने जीवीए कैलकुलेट कर लिया, जीवीए एमपी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे आपने जीवीए एफसी कैलकुलेट करना है और जीवीए आपने कर लिया, तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे? जरा सोच लें। एमपी टू एफसी के लिए क्या करते हैं? एनआईटी माइनस करते हैं शायद, है ना? एनआईटी माइनस कर देंगे। उसके बाद जीवीए एफसी आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको एनवीए एफसी कैलकुलेट करना है, यानी कि जी से एन पे जाना है, तो क्या करेंगे? जी से एन पे जाना है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर बहुत गर्मी है, हम तो नहीं जाएंगे, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, क्यों जाएंगे ना, बात इधर जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे आराम से। खैर, जी से एन पे जाने के लिए हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। जी से एन पे जाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो एनवीए एफसी का फॉर्मूला मैंने पॉइंट नंबर 5 पे लिखाया होगा या 6 पे, देखिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस एनआईटी माइनस डेप। ये कंप्लीट फॉर्मूला है एनवीए एफसी का।
देखते रहिए बेटा, कॉपी पे देखते रहिए। एनवीएफसी का क्या फॉर्मूला बना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस एनआईपी माइनस डेप, ये फॉर्मूला बना हमारा एनवीएफसी का। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारे 3 मेथड हो गए, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। किसी का कोई डाउट है? अभी भी आप लोग अपने रजिस्टर में कॉपी में देख लीजिए, कोई लाइन आपने वहां लिखी हुई है समझ में नहीं आ रही तो मुझे दिखा दीजिए अपनी स्क्रीन से, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लें एक बार तीनों मेथड जरा ध्यान से। कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, इसका मतलब आप सब लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो समझते जा रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद देखिए हमने टॉपिक लिखा होगा रियल और नॉमिनल, ढूंढ लीजिए कहाँ लिखा है आपने अपने रजिस्टर में, रियल और नॉमिनल, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। देख लीजिए आपने अपनी क्लास में कहाँ लिखा हुआ है उसे। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मिला बेटा, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। मैंने पहले ही कहा था मैं सबको चेक करते रहता हूँ बेटा, तो चलो कोई नहीं, खाना भी जरूरी है तभी तो जिंदा रहेंगे। रियल एंड नॉमिनल का टॉपिक, पलक कौन सी आ रही है इस बात पे? चलो, पलक की हंसी बनती है वैसे इस बात पे, मोस्ट डिजर्विंग हंसी है उसकी। चलिए चलिए बेटा, अब देखिए रियल और नॉमिनल का क्या होता है। देखिए किसी भी इकोनॉमी में अगर आप उसके करंट प्रोडक्शन को, इसे इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी इकोनॉमी में उसके करंट प्रोडक्शन को अगर आप करंट प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, कि आज इंडिया में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है मान लीजिए, और जो करंट प्राइजेस हैं वो भी 100 हैं, तो 100 इंटू 100 करेंगे 10,000 आ जाएगा, ये होगा नॉमिनल जीडीपी। समझ रहे हैं? करंट प्रोडक्शन को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। करंट प्रोडक्शन कितना है? 100 यूनिट्स, करंट प्राइस कितने हैं? 100 रुपीज पर यूनिट, ये हो जाएगा 10,000 नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर हम करंट प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करें, जैसे करंट प्रोडक्शन तो है हमारा 100 यूनिट्स, लेकिन जो हमारा बेस ईयर था उसका प्राइस था 50, तो 50 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, वो हो जाएगा रियल जीडीपी। समझ रहे हैं बात को? करंट प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल जीडीपी आ जाएगा। पहले तो दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, प्रोडक्शन हमने करंट ही लिया है, नॉमिनल में करंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, और रियल में बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तो रियल और नॉमिनल का मीनिंग और उनका डिफरेंस आप समझ सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि नॉमिनल में करंट प्राइजेस को इंक्लूड करते हैं और रियल में बेस ईयर के प्राइजेस को इंक्लूड करते हैं। क्लियर? उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वो हमने लिखा हुआ भी होगा इसी के बाद,
कि रियल और नॉमिनल में से विच वन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इस तरीके से लिखा होगा रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। तो रियल और नॉमिनल में से कौन सा इकोनॉमिक वेलफेयर का बेस्ट इंडिकेटर होता है? इसका आंसर है कि रियल जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर होता है। रियल जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर आपका रियल जीडीपी बढ़ेगा तो वो तभी बढ़ेगा जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो फैक्ट्रीज आपकी ऑलरेडी लगी हुई हैं या तो उन्हीं में कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पहली बात। उनमें कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो नई फैक्ट्रीज लगेंगी। दूसरी बात, अगर नई फैक्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास इनकम होगी, इनकम होगी तो वो उसे स्पेंड करेंगे, जब वो उसे स्पेंड करने के लिए मार्केट में जाएंगे तो दूसरे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? ये जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, इसका इकोनॉमीज पर इतना बैड इफेक्ट क्यों हो रहा है? आप अगर थोड़ा सा भी अखबार पढ़ेंगे, थोड़ा सा का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे हाथ रख के पढ़ लिया, कोई अगर आप इकोनॉमी का पेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अमेरिकन इकोनॉमी हो, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, सभी की गवर्नमेंट उन्हें स्पेशल पैकेज दे रही है। एक पैकेज दिया था मार्च में, मोदी जी ने भी शायद 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। दूसरी कंट्रीज भी पैकेज दे रही हैं। वो किस लिए दे रही हैं? क्योंकि लोगों की जॉब चली गई है। जब जॉब चली जाएंगी तो क्या होगा? इनकम नहीं रहेगी। इनकम नहीं रहेगी तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? पालन पोषण समझते हैं ना? हाँ, अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाएंगे? आप नहीं उठा पाएंगे। अब आपको हेल्प चाहिए, वो हेल्प कहाँ से मिल रही है? गवर्नमेंट को हेल्प दे रही है। इसलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, आज भी देखेंगे आप न्यूज में तो आपको पता लगेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो हेल्प खत्म होने वाली थी, यानी कि कल खत्म हो गई थी 30 जून को, वो जून तक की थी उन्होंने हेल्प, उसे आज से 1 जुलाई से फिर आगे बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं। और आजकल की जो इकोनॉमी है, मैंने चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में आपको बताया भी था, 10-15 मिनट एक्सप्लेन किया था कि जो आजकल की इकोनॉमीज हैं वो दुनिया में कहीं भी हो, वो डिमांड पे डिपेंड करती हैं। अगर डिमांड जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमीज यानी कि डिप्रेस्ड हो जाएंगी। जब डिमांड होगी तभी तो फैक्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का और काम चलेगा। आजकल देख लीजिए आप कि मार्केट में क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उसकी सैलरी नहीं आ रही या कम आ रही है या दूसरी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को रोजगार से यानी कि बेरोजगार हो गए हैं, तो अब उन्होंने अपने खर्चे कम कर लिए हैं। जब वो अपने खर्चे कम करेंगे तो मार्केट में कम जाएंगे, मार्केट में कम जाएंगे तो जो बिजनेसमैन है उनका जो सेल है वो भी कम हो जाएगी, उनकी सेल हो जाएगी तो जहां से उन्होंने सामान लेना है, जिन प्रोडक्शन यूनिट से या जिन्हें हम फैक्ट्री बोलते हैं, जिन फैक्ट्रीज से उन्होंने सामान लेना है, उन फैक्ट्रीज का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब उन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होगा तो जहां वहां पर उन्होंने जो लोग काम कर रखे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। जब निकाल दिया जाएगा तो ये साइकिल फिर चलेगा। जब किसी को काम से निकाल दिया तो फिर मार्केट में कम जाएगा, कम जाएगा, कम बिक्री होगी तो फिर कम प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो फिर लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों का रोजगार बना रहे। जब रोजगार बना रहेगा तो काम ठीक चलता रहेगा, और रोजगार बने रहने का मतलब है कि प्रोडक्शन होता रहे। इसीलिए रियल जीडीपी जो है वेलफेयर का बेटर इंडिकेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा विच वन इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? तो वी विल से, ये हमने लिखा भी हुआ है अपने नोट्स में कि रियल जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आप रियल और नॉमिनल में कंपेयर करते हैं तो ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद देखिए ग्रीन जीएनपी लिखा होगा आपने, ग्रीन जीएनपी देख लीजिए पहले, क्योंकि आपको पहले ढूंढना पड़ेगा आपके रजिस्टर में कहाँ लिखा हुआ। ग्रीन जीएनपी मेरा 2 लाइन की डेफिनेशन होगी लास्ट में। ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है कि अपने कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में हमने एक साल में जितना भी प्रोडक्शन किया है उसके लिए हमने कितनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है, दैट इज ग्रीन जीएनपी। कितनी रिसोर्सेज हमने यूज की हैं अपनी इकोनॉमी में एक साल का प्रोडक्शन करने के लिए,
उन रिसोर्सेस, उन नेचुरल रिसोर्सेस की मार्केट वैल्यू को हम ग्रीन जीएनपी बोलते हैं। ये जितना ज्यादा होता है, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये जितना ज्यादा होता है दैट मीन्स हमने अपने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को उतना ज्यादा यूज किया है, जितना कम होता है हमने उतना कम यूज किया है बेटा। दिस इज ग्रीन जीएनपी। और कोई क्वेश्चन है आप किसी का? देखिए मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगा। यहाँ तक का किसी ने नेशनल इनकम में से कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। नेशनल इनकम में से आपका कोई भी टॉपिक है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं देख लूंगा चैट बॉक्स में। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, दैट मीन्स आप नेशनल इनकम में समझ गए हैं सब कुछ। चलिए वेरी गुड, गुड क्लास। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी। मनी में से बड़ा लिमिटेड सा आना है। मनी की डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखाई थी आपको। मनी इज व्हाट मनी डज। और भी डेफिनेशंस होंगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो सॉरी मनी के। उसके बाद मनी के फंक्शन देखिए, फंक्शंस ऑफ मनी। नोट्स में देखना है, मेरी तरफ घूर के मुझे डराना नहीं है, नोट्स में देखिए। फंक्शंस ऑफ मनी, कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। एक मिनट, ओए होए, चलिए देख लिया सबने। सबसे पहले मनी का पहला फंक्शन कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप किसी भी गुड या कमोडिटी या सर्विस में मनी को यूज कर सकते हैं। आप कोई भी चीज लेनी है आपने, आप मनी देते हैं तो दैट मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग, आप मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब आप लोग पढ़ते रहिए, मैं जरा ब्रीफ में बता रहा हूँ, तभी आप कहेंगे 2 लाइन थोड़ी ना है इसमें। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि मनी के आने के बाद ही हमने बाइंग एंड सेलिंग को स्टार्ट किया। उससे पहले बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती थी, सिर्फ क्या होता था? बार्टर होता था, बार्टर सिस्टम काम करता था उससे पहले। बार्टर सिस्टम के आने के बाद ही हमने, सॉरी, बार्टर सिस्टम, मनी के आने के बाद ही बार्टर सिस्टम खत्म हुआ एंड बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो गई बेटा। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं आप सोच सकते, ये लिखा भी है हमने इसमें, अगर आपके पास यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं होता तो आप ट्रांजैक्शंस को मेजर कैसे करते? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 रुपीज, इस टाइप से लिखा होगा ना 11th क्लास में। राम, श्याम या जो भी नाम होगा, उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा कैपिटल के साथ। 50,000 रुपये उसने लगाए होंगे बिजनेस में, आज तो पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके बिजनेस का। तो जो 50,000 रुपये उसने लगाए थे अपने बिजनेस में, वो 50,000 रुपये यूनिट, 50,000 यूनिट्स ऑफ मनी है ना। हाँ, तो अगर यूनिट ऑफ अकाउंट ना होता तो आपको यही ना पता लगता कि वो लगा क्या रहा है बिजनेस में। यानी कि अकाउंटेंसी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता अगर यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन मनी का नहीं होता। यानी कि अकाउंटेंसी किसके बाद स्टार्ट हुई? इकोनॉमिक्स के बाद। तो कोई अगर बोले तो उसे बता देना, ठीक है। चलो क्या बताना है वो क्लास में बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते। हाँ चलिए साहब, तो अब यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट के बाद स्टोर ऑफ वैल्यू होगा एक फंक्शन। देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आजकल जो गोल्ड है वो थोड़ा महंगा हो गया है ना,
तो बहुत सारे लोग अभी गोल्ड परचेज कर रहे हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अगर आपको एक होशियार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, जो कि सभी को बनना है, आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, तो आपको दो काम सीखने पड़ेंगे जो वारेन बफेट ने बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। जब सभी खरीद रहे हैं तो आपने बेचना होता है बेटा। आजकल सब खरीद रहे हैं ना, सोना 38,000, 32, 34,000 से शायद 50,000 के आसपास है। तो जब सब खरीदते हैं तो आपने बेचना होता है, जब सब बेचते हैं तो आपने खरीदना होता है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी बन जाएंगे, और बहुत ज्यादा पैसे जो आप कमाएंगे उन्हें इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला होगा अपनी फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि अब सभी ने जॉब करनी है 12th के बाद, कनाडा जाके, है ना, वहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट आपका वेट कर रहे हैं। तो हाँ, तो आजकल क्या हो रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 45,000, 46,000, 48,000, 50,000 ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर आदमी को लग रहा है कि सोना परचेज कर लेना चाहिए, गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर आप रेशनल थिंकर हैं, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, तो अभी आपने नहीं परचेज करना, अभी आपने बेचना है। आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्ड होगा उसे आपने बेच देना है, और जब 2-3 साल बाद ये फिर 35 में आने वाला है, फिर परचेज कर लेना है, सिंपल। ऐसे स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। चलिए खैर, तो ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया यूनिट ऑफ वैल्यू के रेफरेंस में। तो बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं जहां पर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, बहुत से गोल्ड परचेज कर लेते हैं, बहुत से लैंड परचेज कर लेते हैं, बहुत से एफडी कर देते हैं अपने पैसों की। लेकिन जो सबसे अच्छा एवेन्यू होता है पैसे को सेव करने का, वो मनी होता है। आप अगर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो इलिक्विड है, आप गोल्ड परचेज करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है ना, हो सकता है कल को उसके प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन 100 रुपीज का नोट अगर आपकी पॉकेट में है तो वो कल भी 100 का ही रहना है। ऑल दो इन्फ्लेशन होता है, लेकिन वो सब बातें भी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है। तो गोल्ड जो मनी जो होता है वो आपकी वैल्यू को स्टोर करने का सबसे बेस्ट और लिक्विड मीडियम होता है। मनी हम इसलिए भी स्टोर करते हैं कि आने वाली जो हमारी एक्सचेंजेंसीज होती हैं, जिन्हें इमरजेंसी बोलते हैं, उस टाइम भी मनी हमारे काम आती है। और लास्ट फंक्शन जो हमने देखना है इसमें, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मींस लेट पेमेंट। मनप्रीत सिंह, पूछना है कुछ? अच्छा ठीक है, सेट कर रहे हो अपने मोबाइल को, ओके। तो चलो भुला देते हो यार, चलो। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लेट पेमेंट। हम आज बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट बाय नाउ पे लेटर, ये आजकल स्कीम्स आती है ना, ये सिर्फ इसी वजह से आती है क्योंकि मनी का एग्जिस्टेंस है। अगर मनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो कोई ईएमआई का सिस्टम नहीं था, कोई आप ईएमआई पे नहीं कर सकते, क्योंकि पे लेटर का सिस्टम ही खत्म हो गया था। सिर्फ मनी की वजह से आप ये काम कर सकते हैं कि आपने जो परचेज आज की है आप उसका पेमेंट इन फ्यूचर कर दें। रिटेलर यानी कि आपके और हमारे जैसे कंज्यूमर तो इसका कम यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस में इसी का यूज होता है। 80 to 90% बिजनेस जो होता है वो क्रेडिट बेसिस होता है। वो एमएनसीज की आप बात करें या लोकल किराने वाले की बात करें, जो हमारी गली में किराने वाला होता है, मतलब जो प्रोविजन स्टोर होता है उसकी बात करें, सभी के यहाँ क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल होता है। यानी कि आपने आज सामान परचेज किया है, आप कब पे करेंगे? जब सैलरी मिल जाएगी, उसका पता नहीं है आजकल कैसे हालात बन रहे हैं, मतलब तो आप कब पे करेंगे? जब मीन्स बाय नाउ पे लेटर, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इससे क्या हुआ, इससे जो फ्रीक्वेंसी थी ट्रेड करने की वो बहुत बढ़ गई। यानी कि वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता वो भी बिजनेस करने लगते हैं, वो भी ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। जब ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ये फंक्शंस ऑफ मनी है। एक बार आप देख लीजिए चारों को, कोई पॉइंट आपने पूछना है, कोई लाइन आपने पूछनी है तो टाइप कर दीजिए जल्दी से।
नहीं पूछ रहे हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखिए, इसी में लिखा होगा बेटा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में हमने लिखा होगा इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, हाँ इट रेफर्स टू ए स्टॉक कंसेप्ट, जो हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी इकोनॉमी में कितनी करेंसी या कितनी मनी अवेलेबल है, लेकिन वो मनी हम सिर्फ उन लोगों के पास देखते हैं जो मनी को यूज करने वाले हैं, ना कि उन लोगों के पास जो मनी को इशू करने वाले हैं। रीजन क्या है? यानी कि हम सिर्फ कंज्यूमर और हाउस होल्ड के पास देखते हैं कि कितनी मनी है, हम ये नहीं देखते कि बैंकिंग सेक्टर के पास कितनी मनी है। ये हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 वेरिएबल होते हैं, M1, M2, M3 और M4, जिनमें से सिर्फ M1 ही हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, या C, हाँ या C, यही लिखा होगा हमने, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स अवेलेबल विद द पब्लिक, पब्लिक के पास कितने करेंसी एंड कॉइन्स अवेलेबल हैं, यानी कि आपके पास इन हैंड कितना पैसा है, इसे बोलते हैं ना इन हैंड कितना पैसा है, कितना कैश या कितना लिक्विड मनी आपके पास अवेलेबल है किसी भी हाउस होल्ड या फर्म के पास। उसके बाद डीडी का मतलब होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस कि कोई भी हाउस होल्ड और फर्म्स जो हैं उनका बैंक में कितना पैसा करंट या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, उन्होंने कितना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ओडी या अदर डिपॉजिट, जिसका मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक होते हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक WHO, WTO, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने इस कंट्री में यानी कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट किया हुआ है, क्योंकि उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा आता है ना उनके हेडक्वार्टर से, तो वो आरबीआई के थ्रू आता है, उनका कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है। इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो M1 आ जाता है, और यहीं तक हमारे इसमें सिलेबस में M1 ही है। M2, M3, M4 शायद हमने लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब यहां तक अगर बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, चैप्टर नंबर 5 तक। आज टाइम हमारा ओवर होने वाला है, दूसरी क्लासेस में भी आपने पढ़ाई करनी है, और 8-10 घंटे का रूटीन तो आई थिंक अब आपने बढ़ा दिया होगा, अब तो 10-12 घंटे से भी ज्यादा कर दिया होगा, वो एग्जाम्स आने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी आप मैसेज करके बता दीजिए, थोड़ी देर में मैं 15-20 मिनट में वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, उसे आप सब जरूर ट्राई करें, ताकि 3 जुलाई से पहले आपको आइडिया हो जाए। कि शाम को मैं रेस्पॉन्स भी चेक करूंगा, और किसी की कोई प्रॉब्लम होगी पर्टिकुलर तो उसे बता दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए बेटा। थोड़ी बहुत देर में वो लिंक मैं फॉरवर्ड करूंगा, तो आप उसे ट्राई जरूर करें एक बार। उसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपने आंसर को लिख लें पेज पर और उसका फोटो खींच के उसे अपलोड कर दें। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे इजी रहेगा। आपको कोई ऐप आपने डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना, कैमरा सबके मोबाइल में होता है। एक ये देख लें बस, आप लोगों के कैमराज अगर मोबाइल बहुत अच्छे होंगे तो जो इमेज है ना, जो इमेज आपने अपलोड करनी है वो 10 MB से ज्यादा ना हो। वैसे मोबाइल की जो इमेज होती है वो 1 MB के आसपास ही होती है, मैं चेक कर चुका हूँ। अगर आपका 64 मेगापिक्सल का कैमरा है या कैमरे का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि आपने एक सिंपल सी पिक्चर ही अपलोड करनी है, तो आप अपने रेजोल्यूशन को कम करके भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट करके भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके होते हैं रेजोल्यूशन को कम करने के लिए। एक क्वेश्चन में अगर डिफरेंट पार्ट्स हैं तो आप एक क्वेश्चन में 5 फाइल्स तक भी अपलोड कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में अगर आपको लगा कि नहीं ये एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो आप उसे 2 पेज पे लिख के एक ही आंसर की 2 पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। 5 पिक्चर्स तक आप एक आंसर में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उन 5 पिक्चर्स का टोटल 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। मैं ये अभी लिख देता हूँ बातें सारी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।